हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, जहां पर हमने गैस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा था। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लेसेंटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, प्लेसेंटा। सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे प्लेसेंटा। ठीक है, पहली बात तो प्लेसेंटा है क्या। पहले हम इसका एक जनरल फीचर समझते हैं कि प्लेसेंटा एक्चुअली में होती क्या है, फिर इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या है बेटा? ये जो माँ के पेट में जो फीटस डेवलप हो रहा है, उस फीटस और माँ के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, वो क्या होता है? आपका प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा वो पार्ट है, टेम्परेरी पार्ट है, हमेशा नहीं रहता है, जब जरूरत होगी तभी बनता है। तो प्लेसेंटा क्या है? वो टेम्परेरी पार्ट है जो फीटस को मदर से क्या करता है? अटैच रखता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आपका प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा पहली बात तो बेटा फीटस प्लस मैटरनल पार्ट से बनता है। मैटरनल पार्ट मतलब मदर के पार्ट से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि प्लेसेंटा किससे बनता है बेटा? फीटस प्लस मैटरनल पार्ट से बनता है। फीटस का कौन सा पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा? तो फीटस का कोरियन पार्टिसिपेट करता है। फीटस का कौन सा होता है बेटा? कोरियन पार्ट होता है। मैटरनल पार्ट कौन सा होता है बेटा? मदर की जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, मदर के एंडोमेट्रियम, ये मिलकर क्या बनाती है बेटा? प्लेसेंटा बनाती है। तो अभी हम लोग देख लेंगे बढ़िया सा कि हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। तो फिलहाल अभी जो हमको जनरल तरीके से समझना है ना, वो क्या है कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा फीटस प्लस मैटरनल पार्ट से मिलकर बनता है। फीटस का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? तो कोरियन करता है। मैटरनल पार्ट का मतलब मदर का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है प्लेसेंटा बनाने में? तो वो एंडोमेट्रियम करता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग देखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, डेफिनेशन को देखने से पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये क्या है बेटा? मेरा फीटस है। व्हाट इज दिस? दिस इज फीटस। ठीक है, फीटस है। फीटस के अंदर से कुछ ऐसी लाइनिंग निकलती है, एक देखो ऐसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बाहर आ रही है। आप याद करिए लास्ट क्लास में मैंने बनाया था एलन ट्वाइस, बनाया था। वो एलन ट्वाइस नीचे की तरफ मूव करते हुए क्या बढ़ते बढ़ते कहाँ मूव कर जाता है? वो मूव करके मिल जाता है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में और आपकी कोरियन में। उससे क्या बन जाती है बेटा? एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये क्या है बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो किसकी हेल्प से बनती है? योक सैक एंड एलन ट्वाइस की हेल्प से बनती है। ठीक है, तो अब देखो इधर, ये आपका फीटस है। फीटस आगे जाके बेटा, फीटस की जो कोरियन है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आपको पता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है बेटा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आपने कोरियोनिक विलाई कहा था। कोरियोनिक विलाई, याद करिए आप। आपके पास कल कोरियोनिक विलाई थी कि नहीं थी? सिंसियर ट्रोपोब्लास्ट में क्या थी? कोरियोनिक विलाई थी कि नहीं थी? लास्ट क्लास का वो आप देखिए बेटा। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ना, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है, तो प्लीज़ आप वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। तो ये जो बेटा लेयर है ना ब्लैक कलर की, ये क्या है? आपकी कोरियन है। ये क्या है? ये कोरियन है। और कोरियन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ना, ये क्या है? कोरियोनिक विलाई है। ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या बेटा? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। चलो अब ध्यान से सुनिए, ये जो कोरियोनिक विलाई है ना, ये किसके अंदर ऐसे धसी हुई है? ये धसी होती है मदर के एंडोमेट्रियम में। इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरा का पूरा एम्ब्रियो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है एंडोमेट्रियम में। तो फीटस था, फीटस के अंदर ये अम्बिलिकल कॉर्ड था। अम्बिलिकल कॉर्ड की कोरियन में क्या थी? कोरियोनिक विलाई थी। वो कोरियोनिक विलाई किसके अंदर धसी होती हैं ऐसे? वो धसी होती हैं आपके एंडोमेट्रियम में। देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए समझने में। ये बेटा आपकी क्या है? ये आपकी कोरियोनिक विलाईज है। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाई हैं। कहाँ धसी हुई हैं? ये मदर के एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम में क्या है ये बेटा? ये ब्लड की वेसल्स हैं जो इस एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम का क्या है बेटा? ये ब्लड है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में क्या है? ये ब्लड भरा हुआ है रेड कलर का। और रेड कलर का ब्लड किसका है बेटा? ये मदर का ब्लड है। ठीक है, तो देखो इधर ये कोरियन वाला पार्ट है, ये कोरियोनिक विलाई। यहाँ पर देखो ये इतना पार्ट, ये किसका पार्ट है बेटा? ये कोरियन और कोरियन की विलाई है ना बेटा, ये कोरियोनिक विलाई है। और ये एंडोमेट्रियम। इस इतने पार्ट को आप क्या कहते हो बेटा? प्लेसेंटा कहते हो। प्लेसेंटा में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रही है बेटा कोरियोनिक विलाई प्लस एंडोमेट्रियम। इसी को आप क्या कहते हो? प्लेसेंटा कहते हैं। यानी ये इतना पार्ट जो दिख रहा है, यहाँ से देखो ये आपका
ये आपका एंडोमेट्रियम वाला पार्ट ये हो गया, और ये आपका कोरियन वाला पार्ट ये वाला जो ब्लैक कलर का है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है बेटा, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, प्लेसेंटा बना रहा है। आई होप अब आपको प्लेसेंटा क्या होता है ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। ये इतना पार्ट यानी ये कोरियन प्लस आपकी एंडोमेट्रियम, ये कोरियन और ये एंडोमेट्रियम मिलकर क्या बनाती है बेटा, आपकी प्लेसेंटा बनाती है। तो प्लेसेंटा क्या है समझ गए ना, प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बन। अच्छा इधर देखो, इधर क्या होती है, इसके पीछे क्या होती है, यहाँ पर बेटा मदर की बॉडी है। ये क्या है बेटा, मदर्स बॉडी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मदर्स बॉडी है। तो अब हमको क्या समझना है कि बेटा प्लेसेंटा क्या होती है। ये फीटस हो गया, ये मदर्स बॉडी हो गई। तो मदर्स बॉडी और फीटस के बीच में एक स्ट्रक्चर बन रहा है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम प्लेसेंटा कह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा फीटस और मदर्स बॉडी के बीच बनने वाला एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जो फीटस के कोरियोनिक विलाई और मदर की एंडोमेट्रियम से बनता है, ठीक है। तो हम साफ साफ लिख सकते हैं बेटा प्लेसेंटा की डेफिनेशन, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट between, it is a structural and functional unit between developing embryo and mother's body, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है बेटा। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसके बीच में, मदर्स बॉडी और फीटस के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो प्लेसेंटा है ना, ये प्लेसेंटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसी प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीटस को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, आपको पता है ना कि आपने सुना होगा माँ जो भी कुछ खाती पीती है वो उसके बच्चे को मिलता है। तो कैसे मिलता है बेटा, तो देखो माँ जो भी कुछ खाएगी पिएगी वो कहाँ जाएगा, मदर के ब्लड में जाएगा, वो ब्लड कहाँ पर आएगा, एंडोमेट्रियम में आएगा, फिर वो एंडोमेट्रियम का ब्लड कहाँ एंट्री करेगा, इस कोरियोनिक विलाई से एंट्री करेगा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ जाएगा, फीटस के पास जाएगा। फीटस का जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ से निकलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, यहाँ पर आएंगे, फिर मदर के ब्लड में जाएंगे, फिर मदर का ब्लड उसको क्या करता है, बाहर एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो इसको फटाक से अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट करो, अदरवाइज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं फिर, ठीक है। तो चलो इसमें एक बात और लिखते हैं कि देखो प्लेसेंटा की कई टाइप होती है बेटा, प्लेसेंटा कई टाइप की होती है, प्लेसेंटा कई टाइप की होती है, प्लेसेंटा कई टाइप की होती है, मतलब अलग अलग एनिमल्स में प्लेसेंटा अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो आपकी ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसे होती है, ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसे होती है बेटा, ह्यूमन की प्लेसेंटा जो होती है हीमोकोरियल होती है। तो प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन इज हीमोकोरियल, प्लेसेंटा। अब ये क्या है बेटा, आपका ये हीमोकोरियल प्लेसेंटा क्या होता है। देखो हीमोकोरियल प्लेसेंटा में आपको दो चीज़ें दिख रही होगी, एक तो आपको हीम पार्ट दिख रहा है, इसमें दो शब्द दिख रहे होंगे ना, एक तो दिख रहा है आपको ये हीम, दूसरा दिख रहा है आपको कोरियल। कोरियल का मतलब हो गया कोरियन, हीम का मतलब हम यहाँ पर लेते हैं बेटा ब्लड से। आप ये देखो ये क्या है, मदर की कोरियन है कि नहीं है, कोरियन से बनी हुई है, कोरियोनिक विलाई है। अब ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, यहाँ पर जो ब्लड भरा हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। तो हीमोकोरियल में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, ठीक है। यानी देखो ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसी होती है, होमोकोरियल होती है। हीमोकोरियल का मतलब ऐसे प्लेसेंटा जिसमें मदर का ब्लड जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है किससे, कोरियन से, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मदर का ब्लड भरा हुआ है, ये क्या है बेटा, कोरियन है, इससे डायरेक्ट कनेक्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये प्लेसेंटा जो है ना, ये जो प्लेसेंटा फॉर्म हुई ये कैसी प्लेसेंटा है, हीमोकोरियल है। अब फिर हम सवाल ये उठता है हमारा कि ह्यूमन की प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ने वाला पार्ट कौन सा होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज द पार्ट विच कनेक्ट प्लेसेंटा विथ फीटस। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, चलो ये तो हो गई डेफिनेशन, यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटा
is connected with fetus with the help of umbilical cord। किसकी हेल्प से बनता है बेटा? अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से ये फीटस आपका आपके इस प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल डायग्राम देखते हैं किसका, प्लेसेंटा का। फिर प्लेसेंटा काम कैसे करती है वो समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब एक प्लेसेंटा का बढ़िया से स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम कोरियोनिक विलाई में कैसे एक्सचेंज होता है, मदर के ब्लड से कैसे न्यूट्रिएंट्स आर पार जाते हैं वो समझते हैं। बेटा छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कवर करेंगे इसको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल आता है इससे, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बनाते हैं बेटा एक फीटस। ये क्या है? ये आपका फीटस है। चलो ठीक है। फीटस के बाद यहाँ पर ये ऐसे ये स्ट्रक्चर क्या है? ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है बेटा? ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब देखो इस फीटस से एक वेन बाहर आती है। क्या बाहर आती है बेटा? इससे एक वेन बाहर आती है। वेन को हम ब्लू कलर से बनाते हैं, ठीक है। फीटस से क्या बाहर आती है? एक वेन ऐसे बाहर आती है। ठीक है। फीटस से जो वेन बाहर आ रही है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से होके जा रही है। इस वजह से इस वेन का नाम दे दिया बेटा हमने अम्बिलिकल वेन, ठीक। अब यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? आर्टरीज होती हैं। चलो आर्टरीज भी बना लेते हैं। ये क्या है? ये आर्टरीज है। वेन एक दिख रही है, आर्टरीज आपको दो दिख रही हैं। एक मिनट रुको बेटा। चलो ठीक है। यहाँ पर ये एक आर्टरी हो गई, दूसरी आर्टरी आप इधर बना लीजिए ऐसे। ठीक है। ये रेड वाला क्या है? दोनों ये आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। क्या भरा है इनमें? इनमें ब्लड भरा है, किसका? फीटस वाला, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम बनाते हैं एंडोमेट्रियम को। ये ब्लू पार्ट पूरा क्या है? मदर का एंडोमेट्रियम। दिस होल ब्लू पार्ट इज मदर्स एंडोमेट्रियम। इसमें क्या है? इसमें ऐसे ब्लड वेसल्स हैं। ये एंडोमेट्रियम वाला पार्ट था, इसमें ऐसे क्या हैं? ब्लड वेसल्स। इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू कौन इंटर करता है? इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू मदर का ब्लड इंटर करता है इस एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर भरा हुआ है बेटा ब्लड। ये क्या है बेटा? ये एंडोमेट्रियम है। दिस वन इज एंडोमेट्रियम एंड दिस वन इज कोरियोनिक विलाई। इन दोनों को मिलाकर क्या नाम पड़ गया? इन दोनों को मिलाकर नाम पड़ गया बेटा प्लेसेंटा का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे सेलुलर लेयर बना दी मैंने,
कोरियन में सेलुलर लेयर भी होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसके अंदर देखो, इस ब्लड आर्टरी और इसके बीच में यहाँ पर इस खाली जगह में यहाँ पर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ना, इसको आप कहते हो बेटा वार्टन जेली। क्या कहते हो इसको, वार्टन जेली कहते हो। ठीक है, अब देखो ये ब्लड की वेसल है, तो ब्लड की वेसल्स में भी तो एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है अंदर की ओर। ब्लड की वेसल्स में भी क्या होती है, अंदर की ओर एंडोथेलियल सेल्स की ऐसा लाइनिंग होती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है मैटरनल ब्लड। ठीक है, मैटरनल ब्लड है। मैटरनल ब्लड में क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, कुछ हार्मोन्स भी हैं। ठीक है, कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं। अभी हम बात करेंगे बाद में कि प्लेसेंटा का फंक्शन देखेंगे तो कौन सी एंटीबॉडी इधर से मदर के ब्लड से उधर जाता है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई बात बेटा। अब पहली बात क्या लिखते हैं कि देखो इसके अंदर क्या है, फीटस के ब्लड को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। तो फीटस के ब्लड को मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कलर से कर दिया। ये फीटस का ब्लड है जो ग्रीन कलर से है और ये इम्प्योर ब्लड है। अब एक चीज़ बेटा आप ध्यान से देखो, आर्टरीज़ के अंदर क्या भर रहा है, इम्प्योर ब्लड। तो आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अभी तक आप केवल पल्मोनरी आर्टरी जानते थे जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आज आप एक और जान लीजिए कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं उसमें भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा फीटस की तरफ से कहाँ जा रहा है, आर्टरीज में जा रहा है और यहाँ पर आता है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर होता क्या है, मदर का जो ब्लड है ये वाला, इधर क्या भरा हुआ है, इधर मदर का ब्लड है। मदर के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो यहाँ मदर के ब्लड से इसमें क्या चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन अगर इधर जा रही है, ध्यान से देख बेटा, मदर के ब्लड से क्या जा रही है, ऑक्सीजन इधर जा रही है, तो फीटस के ब्लड से इधर क्या आती है, इधर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर आ रही है CO2, इधर से इधर क्या जा रही है बेटा, O2 जाने के बाद ये ब्लड कैसे हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ये जो ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूँ ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सेम वही काम यहाँ पर होता है। CO2 क्या होती है बेटा, ऐसे बाहर आ जाती है, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये ब्लड कैसा हो गया, ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो इस वेन के अंदर क्या बह रहा है बेटा, इस वेन के अंदर क्या बह रहा है, इस वेन के अंदर बह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने तो यही सीखा होगा ना कि वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है। एक्सेप्शन में केवल आपने क्या याद रखा है अभी, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। लेकिन यहाँ पर एक और समझ लीजिए कि पल्मोनरी वेन भी एक ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड अम्बिलिकल वेन भी एक ऐसी वेन है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अम्बिलिकल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। एक तो बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी आप कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार। ठीक है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं बेटा आप भी मेहनत करोगे। ठीक है, इतनी गर्मी फेस करके मैं जब इतना कर रहा हूँ आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, गैस का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखो कि मेरी जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर से मदर के ब्लड से पार करते हुए कहाँ जा रही है, मदर के ब्लड को पार करते हुए इस ब्लड वेसल्स में जा रही है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स में जाने के लिए इसको कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ बैरियर पार करने पड़ रहे हैं ना। तो कौन कौन से बैरियर हैं बेटा, कौन कौन से बैरियर हैं तो देखो, एक बैरियर तो ये है, पहला बैरियर इसको पार करेगी, यहाँ से जाएगी तो पहले इसको पार करेगी, फिर ये वाटन जेली वाला पार्ट जो है इसको पार करेगी, फिर ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनको पार करेगी। तो कितने बैरियर हैं बेटा, 3 बैरियर हैं।
तो क्या लिखोगे, पहली बात आप लिखोगे न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस which are transferred from mother's blood to fetus have to cross 3 बैरियर्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो ट्रांसफ़र हो रही हैं मदर से कहाँ पर, फीटस में, उनको कितने बैरियर से क्रॉस करना पड़ेगा बेटा, उनको 3 बैरियर से क्रॉस करना पड़ेगा। कितने बैरियर से बेटा, 3 बैरियर से। अब वो 3 बैरियर क्या क्या है, पहला बैरियर देखो, इधर से क्या जा रहा है बेटा, पहला बैरियर इधर से दिख रहा है आपको कोरियन की विलाई जो है ना, इसमें क्या है, ये आपकी सेलुलर लाइनिंग है कि नहीं है। तो पहला बैरियर क्या हो गया, तो 3 बैरियर्स कौन कौन से हैं वो समझ लो। 3 बैरियर्स कौन कौन से हैं, पहला बैरियर लिख बेटा, पहला बैरियर है कोरियन। ठीक है, सेकंड बैरियर कौन सा, सेकंड बैरियर ये वॉल्टन जेली। देखो यहाँ से कोई चीज़ निकली तो पहले वो कहाँ जाएगी, इस वाली लेयर में पहुँचेगी, इसको पार करेगी, फिर इस वॉल्टन जेली को पार करेगी। तो सेकंड बैरियर क्या है, वॉल्टन जेली। थर्ड बैरियर क्या है बेटा, थर्ड बैरियर आपकी ये एंडोथेलियल लाइनिंग है, किसकी, ब्लड वेसल्स की। तो थर्ड बैरियर आप क्या लिखोगे, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये 3 बैरियर है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, इधर मदर का ब्लड है, देखो इधर मदर का ब्लड है, इधर क्या है, फीटस का ब्लड है बेटा। फीटस का ब्लड कभी मदर के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो आंसर है बेटा नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक बात नोट डाल के लिख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नोट डाल के हम क्या लिखेंगे, नोट डाल के जो हम लिखने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फीटल ब्लड नेवर कम्स कॉन्टैक्ट विथ मैटरनल ब्लड। फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट, नेवर comes in contact with each other। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होते हैं, ये 3 बैरियर्स होते हैं। इन 3 बैरियर के कारण वो एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो आपको ये समझ में आ गया है ना कि कहाँ से चीज़ें कैसे जा रही हैं। ब्लड पास करना है इधर से, तो पहले वो कहाँ जाएगा, पहले कोरियन को पार करेगा, फिर वॉल्टन जेली को पार करेगा, फिर एंडोथेलियल लाइनिंग को पार करके कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। ठीक है, अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, प्लेसेंटा से फीटस की ओर। ठीक है, तो ये ब्लड को किधर ले जाती है, ये ब्लड को ले जा रही है प्लेसेंटा से कहाँ, फीटस की ओर। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कहाँ से ले आती है बेटा, फीटस से ले आती है, किस दिशा में, प्लेसेंटा की ओर। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ आ गई है। यहाँ तक बात समझ आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट करो, तो फिर हम लोग चलते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में। ठीक है, चलो हो गया। अब इसको मैं रफ करता हूँ बेटा। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको थोड़ा सा बना रहने देता हूँ क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए आगे। इसको थोड़ा सा बना रहने देता हूँ। हम बेटा बात करेंगे किसकी, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा की। चलो हेडिंग लगाओ बेटा, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, पहला फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन ये है कि प्लेसेंटा जो है ना बेटा, ये प्लेसेंटा जो है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। तो पहली बात हम क्या लिख सकते हैं, प्लेसेंटा इज एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वाई वी कॉल दिस
हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। अभी मैं उनको बताता हूँ, फिर इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग आगे भी समझेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में पहला क्या लिखोगे, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है तो इसका मतलब क्या करेगी बेटा, वो हार्मोन्स निकालेगी। ठीक है, सो इट सिक्रेट्स some hormones secreted by placenta are following। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन निकलते बेटा, उसकी बात करने वाले हम लोग। ठीक है, पहला हार्मोन जो निकालेगी बेटा उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है उसका, एस्ट्रोजन। अलग अलग कलर से मैं लिखता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर होता जाए। फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज एस्ट्रोजन। सेकेंड हार्मोन कौन सा है बेटा, सेकेंड हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरॉन है। बड़ी अजीब बात है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके कहाँ से निकलते थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपके निकलते थे कहाँ से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन निकलते थे ओवरी से। थर्ड जो है आपका वो है आपका HPL। व्हाट इज HPL, ये आपका है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ना, ये कहाँ जाता है बेटा, ये जाके एक्ट करता है कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। वहाँ से निकालता है किसको, प्रोलैक्टिन को। वो प्रोलैक्टिन कहाँ जाता है, वो मेमोरी ग्लैंड्स में जाके क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, पसीना तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके इसको नोट करते जाइए साथ साथ में, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब अगला लिखे बेटा, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। क्या है बेटा, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है बेटा, जो थायराइड हार्मोन के जैसा ही काम करता है। क्योंकि इस टाइम पर मदर्स को क्या होती है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की नीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव कर रखती है। तो उस टाइम पर क्या निकलता है आपके कोरियन से, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन निकलता है। ठीक है, उसके बाद लिखो बेटा कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोप्स। कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोप्स। ठीक है, कितने हार्मोन्स हो गए बेटा, 5। छठा आप लिखो, छठा लिखो आप HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, जो क्या करता है बेटा, कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस लूटियम को क्या करता है, ये मेंटेन करता है और एक्ट करता है किसके जैसे, एंड एक्ट एज LH। किसके जैसा एक्ट करता है बेटा, LH के जैसा एक्ट करता है। और LH के जैसे एक्ट करने के कारण कार्पस लूटियम मेंटेन रहता है, और कार्पस लूटियम मेंटेन रहने के कारण एंडोमेट्रियम भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, यहाँ वाली बात आपको क्लियर हो गई है। यहाँ वाली बात क्लियर हो जाने के बाद बेटा एक बात यहाँ पर और लिख लीजिए, एक हार्मोन ये और निकालता है जिसको आप कहते हो रिलैक्सिन। ठीक है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा सा NCERT से है, क्योंकि NCERT ने क्या लिखा है, NCERT आपके ये लिखती है, अकॉर्डिंग टू योर NCERT रिलैक्सिन इज कम्स फ्रॉम ओवरी। ये कहाँ से आता है, ओवरी से आता है। लेकिन आप ये याद रखिए, हमने आपको दोनों बातें बता दी हैं। रिलैक्सिन एक्चुअली कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से आता है। NCERT ने क्या लिख रखा है, उसको ओवरी लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो और एक एक हार्मोन आप याद रखिएगा। कितने हार्मोन्स हैं इसमें, 7 हार्मोन हैं। पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन और कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन एंड HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, यही आपको बताता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। ठीक है, आप याद करिए, मैंने कहा था ना कि एक टेस्ट करते हैं हम लोग जिसमें HCG का अगर सिम्टम्स मिलता है, HCG मिलता है, तो इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा क्या निकालने लगती है, HCG निकालने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको बात क्लियर हो गई है बेटा। तो आगे बढ़ो, तो प्लेसेंटा के फिर हम आगे के फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो चलो फटाक से करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
इसको मिटाता हूँ मैं। ये तो हो गया इसका पहला फंक्शन। है गर्मी बेटा। इसका दूसरा फंक्शन देखो। प्लेसेंटा जो है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है। किसके जैसे काम करती है? प्लेसेंटा कैसे काम करती है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है। जिससे क्या पास होते हैं? जिसपे आपका डिफ्यूज़न होता है और क्या होती है बेटा? ऑस्मोसिस होती है बहुत सारे पदार्थों की। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, प्लेसेंटा किसके जैसे काम करती है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जैसे काम करती है। जिससे कुछ यहाँ पे लिख लो, थ्रू विच सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन पास। जिससे कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला लिख लो बेटा हार्मोन्स, दूसरा लिख लो आप न्यूट्रिएंट्स, थर्ड लिख लो आप गैसेस। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं बेटा? ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके कहाँ जाते हैं? फीटस के अंदर जाते हैं। और फीटस के अंदर जो एक्सक्रीटरी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो कहाँ से आती है? वो इधर से पास करके आ जाती है कहाँ पर? आपके एंडोमेट्रियम में। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब थर्ड बात लिखो। थर्ड बात ये जो है ना, ये थर्ड बात जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मदर के ब्लड में ना कुछ एंटीबॉडी होते हैं। वो एंटीबॉडी यहाँ से बेटा कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? इस फीटस के ब्लड में। उस एंटीबॉडी का नाम है IgG एक एंटीबॉडी होता है जो कहाँ से कहाँ जाता है बेटा? जो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँचता है? फीटल ब्लड में। तो प्लेसेंटा carries the antibody IgG from maternal blood to fetal blood। प्लेसेंटा क्या करती है? प्लेसेंटा IgG एंटीबॉडी जो होते हैं, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ कई सारे होते हैं, तो उनमें से एक क्या होता है? IgG होता है। उसको कैरी करती है कहाँ से? मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में। अब अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि कौन सा एंटीबॉडी है जो मैटरनल ब्लड से क्रॉस करके फीटल ब्लड में जाता है, तो वो कौन सा है बेटा? IgG है। ठीक है, और जो फाइनल बात हमको लिखनी है, ठीक है, फाइनल बात ये लिखनी है कि कुछ वायरसेस भी ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाते हैं? फीटल ब्लड में पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? मदर से। तो some viruses can cross placenta and reached into fetal blood through fetal blood from maternal blood। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं? प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पहुँच जाते हैं बेटा? वो फीटल ब्लड में पहुँच जाते हैं। कहाँ से? मैटरनल ब्लड में। यानी मान लो मदर को, जैसे रुबेला वायरस है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं किसका? रुबेला वायरस का। तो रुबेला वायरस जो होता है ना, वो अगर मदर को उसका इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो बेटा क्रॉस करके इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुँच सकता है? वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपके फीटस के ब्लड में पहुँच सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो प्लेसेंटा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है।
क्या कर रहा है बेटा, एक तरीके से यहाँ पर जो फीटस बना हुआ था उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी ना वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मदर से क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा उसको और कहाँ पहुँचा देगा, फीटस के ब्लड में। फीटस के ब्लड से वो फीटस के अंदर पहुँचेगा। फीटस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, फिर जो उसमें वेस्ट बनेगा ना वो क्या होगा, वो वेस्ट इस आर्टरीज़ के माध्यम से यहाँ तक आएगा। उस वेस्ट को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू बाहर कर देंगे, कहाँ पर, मैटरनल ब्लड में, ठीक है। और फिर मैटरनल ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ना कि बिना प्लेसेंटा के फीटस सर्वाइव कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेसेंटा ही वो पार्ट है जो फीटस को क्या प्रोवाइड करा रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मदर से क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसको बेटा, मदर से एब्जॉर्ब कर रहा है किसको, मदर से एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, और उसको कहाँ तक ले जा रहा है, ले जा रहा है फीटस तक। फिर वहाँ से जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है उनको ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पर, मदर के ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो प्लेसेंटा वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये प्लेसेंटा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। लेकिन प्लेसेंटा की एक खास बात है जो याद रखिएगा, प्लेसेंटा बनती किससे है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, कौन कौन से हार्मोन बनाती है ये पे आता है। और फिर ये भी देखा जाता है ना कि प्लेसेंटा से कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है, तो ये एंटीबॉडी IgG होता है। अच्छा, ये एंटीबॉडी किस में काम आता है बेटा, ये एंटीबॉडी जो है ना डिप्थीरिया वगैरह का एंटीबॉडी होता है, डिप्थीरिया जैसे रोग होते हैं ना उनके एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा हम लोग ये बात, कुछ वायरस क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ एंटीबॉडी जैसे IgG क्रॉस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ आएगी नहीं बेटा, ये आ गई। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। आप प्लीज़ इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्चुरेशन, ठीक है। बच्चे की पूरी ग्रोथ हो गई है, 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। अच्छा, ये भी देख लेंगे कि 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड में किस मंथ में क्या चीज़ें घटित होती है, ये भी देख लेंगे। हो सकता है एक आध सवाल यहाँ से भी टपक जाता है, ठीक है, क्योंकि NCERT में तो उतना डिटेल में है नहीं, लेकिन फिर भी आ जाता है, ठीक है। तो उसको देख लेंगे कि जेस्टेशन पीरियड में जो भी 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है उसमें हर मंथ में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा पार्चुरेशन की प्रोसेस को। पार्चुरेशन की प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन वहाँ से बनने के चांसेस हैं, क्योंकि वो न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस होती है, उसमें कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, कुछ न्यूरल रिफ्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ों को हम लोग देखेंगे, वो हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो इस क्लास को बेटा हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।